कोई अपडेट नहीं है। प्रदेश में चुनावी गतिविधियों और राजनीतिक प्रचार में आई तेजी। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपनाए प्रचार के नए तौर तरीके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनूठी होलोग्राम प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, नेताजी की प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को देती रहेगी प्रेरणा। प्रदेश में कोरोना के 830 नए मामले आए सामने। कोविड वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी। और प्रदेश में ठिठुरन और कड़ाके की ठंड जारी, लेकिन मौसम में सुधार के भी मिले संकेत। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से आज से दिन में खुल सकता है मौसम। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। समाचार विस्तार से। चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, मुख्तार अब्बास नकवी समेत भाजपा के दिग्गज नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में 5वें और 6ठे चरण के लिए बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए बैठक हुई। कड़ाके की ठंड में यूपी का सियासी पारा तेजी से चढ़ रहा है। कोविड के चलते भले ही रैलियों पर रोक लगी हो, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता घर घर जाकर अपनी पार्टी और उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राज्य के उप मुख्यमंत्री हो या प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, हर कोई लोगों तक पहुंचकर पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गाजियाबाद और साहिबाबाद विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेन किया। योगी आदित्यनाथ ने दोपहर में साहिबाबाद के मोहन नगर इलाके में डोर टू डोर कैंपेन किया। बाद में उन्होंने साहिबाबाद के प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि कोरोना कालखंड में कांग्रेस, सपा और बसपा मैदान से गायब थी। सिर्फ केंद्र और प्रदेश सरकार या बीजेपी के कार्यकर्ता एक एक लोगों का जीवन बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। जो संकट के समय आपका साथी नहीं, तो उस व्यक्ति को आप चुनाव के समय अपना साथी कैसे चुन सकते हैं? 2017 के पहले बिजली आती ही नहीं थी। जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, इनसे पूछना चाहिए, बिजली जब आती नहीं थी तुम बिजली नहीं देते थे, तुम तो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। दोपहर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के नगर निगम ऑडिटोरियम, नेहरू नगर में घर घर संपर्क करके चुनाव प्रचार किया और गाजियाबाद के प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ चर्चा की। फर्क साफ है, वे दंगाइयों को, माफियाओं को, अपराधियों को प्रश्रय देते थे तो दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, हर व्यक्ति असुरक्षित होता था। आज अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गौतम बुद्ध नगर में विभिन्न सामाजिक वर्ग के लोगों के साथ बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने देवबंद में घर घर संपर्क करते हुए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने देवबंद में प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ बैठक की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में डोर टू डोर कैंपेन किया। उनके साथ अपर्णा यादव, अदिति सिंह, प्रियंका मौर्य और लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया भी थी। इस मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बेटी और बहू भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही सुरक्षित है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि इन लोगों के प्रत्याशियों की सूची में ऐसे नाम शामिल हैं जो बड़े अपराधी हैं और इसी से पार्टी का चरित्र उजागर होता है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के ब्रांड एम्बेसडर माफिया हैं। उत्तर प्रदेश में मातृशक्ति, उत्तर प्रदेश की बहु बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और मैं तो ये कहूंगा, ये 5 वर्षों में योगी जी ने जो किया, अपराधियों, दंगइयों, माफियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम, इससे महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। लखनऊ में बीजेपी के यूपी कार्यालय में आयोजित स्वागत समारोह में नारी शक्ति का सम्मान करते हुए पार्टी ने अपर्णा यादव, अदिति सिंह और प्रियंका का स्वागत किया। इस मौके पर अपर्णा यादव ने कहा कि मैंने बीजेपी को राष्ट्रवाद के कारण चुना है। इस पार्टी को राष्ट्रवाद की वजह से चुना है।
मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है, इसके संस्कार को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है। इधर दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में यूपी के 5वें छठे चरण को लेकर बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। लखनऊ ब्यूरो के साथ डीडी न्यूज, दिल्ली। चुनावी समर में राजनीतिक बयानबाजी तेज है। कल बसपा सुप्रीमो भी चुनावी परिदृश्य में सक्रिय नजर आई। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग की है। 5 राज्यों के चुनावी समर में तेज हुए आरोपों के बाण मैदान में एक दूसरे को पटकनी देने के लिए एक तरफ जहां जुबानी जंग को धार दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर वर्चुअल और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सीएम उम्मीदवार को लेकर दिए गए बयान को वापस लेने पर कांग्रेस पर जमकर बरसी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, यूपी विधानसभा आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खस्ता हाल बनी हुई है कि इनकी सीएम के उम्मीदवार ने कुछ घंटों के भीतर ही अपना स्टैंड बदल डाला। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब न करें, बल्कि एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही वोट दें। बीजेपी ने इस मामले में प्रियंका पर निशाना साधा है। कभी ये लोग कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। खुद ही इनकी पार्टी में कुछ डिसाइड नहीं है कि क्या हमारी रणनीति है, कौन चुनाव, किसके चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। कल को मान लीजिए अगर अच्छी सीटें आती हैं, जो फर्स्टली आनी ही नहीं है, तो कौन हमारा मुख्यमंत्री चेहरा बनेगा। मतलब देयर इज नो हेड और टेल। कोई बहुत भयंकर लीडरशिप क्राइसिस है इस पार्टी में। इस बीच समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न समाचार चैनलों पर प्रसारित किए जा रहे ओपिनियन पोल के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह के ओपिनियन पोल का प्रसारण किया जाना आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। बीजेपी के आगरा के फतेहाबाद विधायक रहे जितेंद्र वर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सपा का दामन थाम लिया है। बहरहाल हर पार्टी चुनावी मैदान में ताल ठोकने के साथ साथ जीत का दावा भी कर रही है। जनता इन्हें खामोशी से देख रही है। उसे इंतजार लोकतंत्र के पर्व के उस दिन का है जब वो इनकी किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पिछले दिनों प्रदेश में चुनाव की घोषणा से पहले दूरदर्शन ने एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के अनेक मुद्दों पर नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर पक्ष प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा था, आइए देखते हैं। समाजवादी पार्टी सरकार के समय 100 ऐसे चौराहे रहे होंगे, पुरुषों की छोड़िए कोई महिला उस चौराहे से, उस रास्ते से नहीं निकल सकती। इस प्रकार की गुंडागर्दी, इस प्रकार का अत्याचार, इस प्रकार की तानाशाही, और अगर कोई उसकी शिकायत कर दे तो उसके घर में जाकर के पुलिस के पास शिकायत कर दे, तब भी ना पुलिस के पास शिकायत करे, तब भी कुछ बोल भी दे, तो क्या अत्याचार वहां हुए मैं जानता हूं। उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जो इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किए, इस प्रकार की यातनाओं का सामना किए, और उन गुंडे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त श्री अखिलेश यादव जी और उनके सरकार के सारे मंत्री संरक्षण करते थे। चुना हुआ विधायक राजू पाल थे, बसपा के विधायक थे, उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। निश्चित तौर से जो अपराधी हैं और जो अपराधी बनकर के चौराहों पे बैठ करके विशेष तौर से महिलाओं को एक बहुत अश्लील प्रकार से, मतलब उसको मैं यहां व्यक्त भी नहीं कर सकता, जो वहां पर सताने का काम करते थे, मैं उसको जब बताने का काम किया, वही वेश धारण करके लोगों के मकान में कब्जा करना, अपहरण किसी का कर लेना, किसी से फिरौती मांग लेना, किसी से महीना गुंडा टैक्स वसूली करना, यह वहां का पेशा था। आज वो सब पेशा बंद हो गया, गुंडे सब बिल में घुस गए। ये सरकार जो है वो पिछली सरकार जो थी वो दंगे फसाद बाकी सब चीजें करा करके अपना वोट बढ़ाने की कोशिश करती थी। 134 दंगे कराए समाजवादी पार्टी की सरकार में। ये सरकार आई तो इन्होंने सोचा कि हम टेरर फैला देंगे, हम ब्राह्मणों को मार देंगे। 500 से ज्यादा ब्राह्मण मर गए, 100 से ज्यादा इनकाउंटर हो गए, दलित समाज को टेररिटाइज कर देंगे। तो ये लोग शायद इतना दब जाएंगे कि हमारे पीछे पीछे चलने लगेंगे। आज हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, ये तो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। आपने देखा किस वजह से हाथरस में
दलित समाज की बेटी थी, उसके साथ में किस बलात्कार के बाद उसका शरीर भी उनके घर वालों को नहीं देने दिया इस सरकार ने। सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से बैठ करके मॉनिटरिंग हो रही थी। जिला मजिस्ट्रेट को खड़ा करा दिया गया कि आप जाइए उसको जलवा के आइए, और रात के 2:30 बजे एक पुलिस वाले से मिट्टी का तेल डलवा के जलवाने का काम किया रहा है। तो उनके जमाने में, कांग्रेस के जमाने में, और यहां जब सपा बसपा का सरकार थे, ये जो वायलेंस होना या कम्युनल क्लैश होना या लूट मार, ये तो इतना रूटीन हो गया था। इसका यहां तक कि जो केसेस होते कि उसका रजिस्टर में नहीं होते थे पुलिस स्टेशन में, इतना ज्यादा वो तो सोचते थे कि यूपी में लूट मार तो आम चीजें हैं, ऐसा एक परिस्थिति थे। वो 2017 के बाद में जो चेंजेस आए हैं, आज जो आंकड़े आ रहे हैं वो सही आंकड़े हैं। और जो इंसिडेंट्स है, आप बताइए अभी जो उत्तर प्रदेश का माहौल, किसी भी आप लड़की को पूछिए, किसी भी लड़का को पूछिए, रात को भी यूपी में घूम सकते हैं। उस समय जब मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, मैं एक बार लखनऊ आए थे, तो मुझे बताया कि दिन में भी लड़की अकेले कॉलेज के बाहर जाने से डरते थे। गुंडों का इस तरह का फ्री रन था उत्तर प्रदेश में। चेंजेस आए ना, ये उत्तर प्रदेश सुधरा है तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरा देश के लिए अच्छा हो गया। उत्तर प्रदेश में जिस तरह महिला सुरक्षा को लेकर सवाल है, रोज उत्तर प्रदेश की घटनाओं ने पूरे देश को शर्मसार किया है। चाहे हाथरस की घटना ले सकते हैं, उन्नाव की घटना ले सकती हैं, शाहजहांपुर की घटना ले सकती हैं। किस तरह बेटियों के साथ पहले बलात्कार होता है, उनकी हत्या की जाती है, और पूरे देश ने देखा है। और अभी भी उत्तर प्रदेश महिलाओं के सुरक्षा के सवाल पर घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार। और पूरे देश में अगर आप आंकड़ों को देखेंगी तो महिला हिंसा, महिलाओं के साथ शोषण और महिलाओं के ऊपर घटनाओं में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। किसने नहीं देखा हाथरस में जिस तरह बेटी के साथ अन्याय हुआ? तो जिम्मेदारी तो इस सरकार को लेनी पड़ेगी। और जहां तक अगर आप देखेंगी, ये उत्तर प्रदेश में 1350 से अधिक पुलिस कस्टडी में मौत हुई है मात्र 1.5 साल में। 1350 से अधिक। कौन है उसका जिम्मेदार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किए। नेताजी को उनकी 125वीं जयंती पर देश की ओर से याद करने की अगुवाई की खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री ने नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। ये होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी है। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया था, हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। नेताजी की 125वीं जयंती पर केंद्र सरकार ने कई बड़ी पहल की है। अब गणतंत्र दिवस समारोह पराक्रम दिवस यानी नेताजी की जयंती से शुरू हो रहा है। पीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिशें हुई। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है।
ठीक कर रहा है। पीएम ने कहा कि आज हमारे सामने आजाद भारत के सपनों को पूरा करने का लक्ष्य है। हमारे सामने आजादी के 100वें साल से पहले नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। नेताजी सुभाष कुछ ठान लेते थे तो फिर उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। हमें नेताजी सुभाष की कैन डू, विल डू स्पिरिट से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। पीएम मोदी ने इस मौके पर 2019, 2020 और 2021 और 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिए। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश में व्यक्तिगत स्तर पर तथा संगठनों के अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचान देने और उन्हें सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से वार्षिक पुरस्कार स्थापित किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2005 में पूरे देश के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया और एनडीआरएफ को मजबूत कर उसका आधुनिकीकरण किया। हमने रिलीफ, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन उस पर जोर देने के साथ साथ ही रिफॉर्म पर भी बल दिया है। हमने एनडीआरएफ को मजबूत किया, उसका आधुनिकीकरण किया, देश भर में उसका विस्तार किया। प्रधानमंत्री ने कुछ उदाहरण देकर बताया कि कैसे उनकी सरकार आपदा प्रबंधन की उच्च स्तरीय तैयारी कर रही है। उत्तराखंड में जो 4 धाम महापरियोजना का काम चल रहा है उसमें भी आपदा प्रबंधन का ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश में जो नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं उनमें भी आपदा प्रबंधन से जुड़ी बारीकियों को प्राथमिकता दी गई है। आपात स्थिति में एक्सप्रेस वे विमान उतरने के काम आ सके इसका भी प्रावधान किया गया है। देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अतुलनीय योगदान देने वाले नेताजी का पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा। ऐसी महान विभूति की 125वीं जयंती के मौके पर देश पराक्रम दिवस मनाकर उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। सुधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रदेश में कल एक दिन में कुल 2,32,051 सैंपल की जांच की गई, जिसमें कोरोना संक्रमण के 13,830 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कुल 9,79,29,039 सैंपल की जांच की गई है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि विगत 24 घंटों में 16,521 और अब तक 18,30,006 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 93,757 एक्टिव मामले हैं। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर किया जा रहा है। प्रदेश में कल एक दिन में कुल 22,05,093 डोज दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग कोविड टीकाकरण अवश्य करवाएं। जिन लोगों ने पहली डोज ले ली है, समय आने पर दूसरी डोज भी अवश्य लें। कोविड संक्रमण अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिले सर्द हवाओं और ठिठुरन भरी सर्दी से प्रभावित हैं। कल लखनऊ और राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। लखनऊ में 4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सुबह धुंध और बदली छाई रही और गलन भरी सर्दी पड़ी, जिससे लोग दिन भर में अलाव के आसपास और घर में सिमटे नजर आए। रात के घने कोहरे के चलते सड़कों पर चलना भी मुश्किल रहा। कोहरों के कारण ट्रेनों की रफ्तार भी प्रभावित हुई और लंबी दूरी की यात्री गाड़ियां 3 से 5 घंटे देरी से चल रही हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर यात्रियों को ठंड में ठिठुरते हुए बसों और ट्रेन का इंतजार करते देखा जा सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने आज से मौसम में सुधार और गलन तथा ठिठुरन भरी ठंड से छुटकारा मिलने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान के ऊपर बना पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो रहा है और आज से एक सप्ताह तक सवेरे और शाम की धुंध के बावजूद दिन में आसमान साफ रहेगा और दिन का तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और आइए एक बार फिर प्रदेश में चुनावी गतिविधियों से जुड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। देश की आधी आबादी जिस तरह चुनाव आयोग द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आगे आ रही है, उससे लग रहा है कि इस बार मतदान प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही अच्छी होगी। आजमगढ़ की महिलाएं चुनाव प्रक्रिया में अपनी महती भूमिका को लेकर खासी उत्साहित नजर आ रही हैं। प्राथमिक महिला शिक्षक संघ की महिला अध्यक्ष शिखा मौर्य ने कहा कि 21वीं सदी में हर क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ रही है, उसी तरीके से इस बार मतदान में भी देखने को मिलेगी। वहीं ग्रामीण शिक्षिका शालिनी राय ने कहा कि इस बार आदि आबादी के लिए जो अलग से बूथ आदि की व्यवस्था हो रही है,
उससे निश्चित ही महिलाओं का मतदान बढ़ेगा। ब्यूटी पार्लर की संचालिका प्रीति ने बताया कि मतदान करने से महिलाओं का मान सम्मान बढ़ता है, इसलिए हम सभी को मतदान अवश्य करना चाहिए। जैसा कि हमारे देश में आधी आबादी तो महिलाओं की है और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाने की योजना बनाई है, इससे मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे आएंगी, मतदान देने के लिए सक्रिय होंगी, अपना 100% देंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सजेस्ट करेंगे कि आप लोग मतदान करिए और मतदान करने से ही हम लोग का एक अलग मान सम्मान और अलग तरीके से बढ़ोतरी होगी। मतदान को लेकर मुझे बस इतना कहना है कि 21वीं सदी में जहां हर क्षेत्र में महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ रही है, एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर महिलाओं का जो होना चाहिए जितनी भूमिका, वहां मुझे लगता है वो थोड़ी कम हो रही है और वो क्षेत्र है मतदान का। जबकि मतदान पर हमारा आने वाला कल निर्भर करता है और हमारा भविष्य भी निर्भर करता है। मतदान हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है महिलाओं को और हम आह्वान करते हैं आधी आबादी को कि मतदान के दिन बाहर निकलें और हमें ये जो विधिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है मतदान का, इसका उपयोग करके हम एक सशक्त उम्मीदवार चुनें ताकि हम एक सशक्त सरकार बना सकें। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश भर में लागू आचार संहिता को सुनिश्चित कराने के लिए सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से अब तक कुल 56,02,286 प्रचार प्रसार सामग्री हटाई गई है, जिसमें से सार्वजनिक स्थानों से 41,86,876 और निजी स्थानों से 14,15,410 प्रचार प्रसार सामग्री हटाई गई है। उन्होंने बताया कि अब तक सार्वजनिक स्थानों से वॉल राइटिंग के 3,04,121, पोस्टर के 18,94,069, बैनर के 13,17,449 और 6,71,231 अन्य मामलों में कार्रवाई की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, समावेशी एवं कोविड सुरक्षित मतदान कराने के लिए प्रदेश में आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस, आयकर, आबकारी, नारकोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 10 फरवरी को आगरा में होने वाले मतदान को लेकर अब सभी राजनीतिक दल रणनीति बनाने और प्रचार करने में जुट गई हैं। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश भाजपा के चुनाव से प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल ने ताज नगरी आगरा में पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए मंथन किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ब्रज क्षेत्र में जो भाजपा का वातावरण बना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की जनता जो प्रशंसा कर रही है, इससे ये साफ है कि ब्रज क्षेत्र की जनता भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है और भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। जिस तरह का ब्रज क्षेत्र का वातावरण बना है और जिस तरह की तारीफ जनता कर रही है मोदी जी की नीतियों की और जिस तरह की तारीफ जनता योगी जी की क्रियान्वयन की कर रही है, उससे हमें लगता है कि ब्रज क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार खड़ी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सहारनपुर के देवबंद में आयोजित प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, जहां समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला, वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो ट्रस्ट बनाकर कार्य करते हैं वो आज देश चलाने की बात करते हैं। उन्होंने मतदाताओं से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि मतदान राष्ट्र की समृद्धि और राष्ट्रवाद के लिए होता है, इसलिए मतदान अवश्य करें। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना यानी बनटांगिया, थारू जैसे लोगों का मुसहर को कभी राजस्व ग्राम में नहीं था। योगी सरकार आने के बाद गरीबों को 40 लाख के ऊपर मकान देने का काम पहली बार हुआ है। स्वामित्व योजना, ई संपत्ति कार्ड भी अब गांव को घरौनी के रूप में वितरित हो रहा है। जो पहले लड़ाइयां होती थी, अब आपस में लड़ाई नहीं होगी। हर घर यानी 30,000 गांवों को स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। शेष गांव को भी हम जोड़ रहे हैं कि स्वच्छ पानी, एक समय था कि बुंदेलखंड से सपा ट्रेन वापस पानी का कर देते, लोग प्यासे मर जाते थे। आज स्थिति है कि प्रत्येक घर को नल देने का काम मोदी सरकार, योगी सरकार कर रही है।
वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर के गांव दनियापुर और शंकरपुर में चौपाल पर चर्चा के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर यानी मोदी योगी हैं, जो राज्य और लोगों की सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन की गारंटी हैं। उन्होंने कहा कि इस MY फैक्टर ने प्रदेश में तुष्टीकरण के सियासी छल को समावेशी विकास के राष्ट्रवादी बल से ध्वस्त किया है। इस अवसर पर नकवी ने भाजपा पन्ना प्रमुखों, बूथ प्रमुखों, किसानों, ग्रामवासियों से भेंट की। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार का MY फैक्टर। कभी MY फैक्टर जो है वो सांप्रदायिकता और संकीर्णता की पहचान होता था। आज MY फैक्टर जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों की समृद्धि, सुरक्षा और सुशासन का प्रतीक है। और ये MY फैक्टर मोदी और योगी का है। M से मोदी और Y से योगी। और इस MY फैक्टर ने अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों में 3B ब्रदरहुड, बेईमानों, बाहुबलियों और बलवाइयों का बंटाधार किया है और उत्तर प्रदेश के लोगों को शांति के साथ, सुकून के साथ और समृद्धि के रास्ते पे खड़ा किया है। और यही आज जो है वो उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और लोगों में जो विकास और विश्वास और सुरक्षा और सुशासन का माहौल है वो और मजबूत होगा। समाजवादी पार्टी ने 10 और प्रत्याशियों की सूची जारी की है। सूची में बिथरी चैनपुर से अगम कुमार मौर्य को, बरेली की भोजीपुरा सीट से साजिम इस्लाम अंसारी, महोबा के राठ से गयादीन को, बरेली की मीरगंज से सुल्तान बेग को, बिजनौर के चांदपुर से स्वामी ओमवेश को, आरनगर कानपुर से अमिताभ वाजपेयी को टिकट दिया गया है। मैनपुरी 107 से राजू यादव, फरीदपुर विधानसभा से विजयपाल सिंह को और चंदौसी 31 से बिमलेश कुमारी को प्रत्याशी बनाया गया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने संडीला से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। उन्होंने संडीला से सुनील अर्कवंशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। कन्नौज जिले में 20 फरवरी को तीसरे चरण में मतदान होना है। भाजपा ने तिरवा और शिवरामऊ विधानसभा से मौजूदा विधायक कैलाश राजपूत और अर्चना पांडे को टिकट देकर दोबारा प्रत्याशी बनाया है। और कन्नौज सदर विधानसभा सीट से भाजपा ने हाल ही में पार्टी में शामिल हुए पूर्व IPS अधिकारी असीम अरुण को टिकट देकर उन पर भरोसा जताया है। उधर सपा नेता अनिल दोहरे ने कहा है कि जनता कन्नौज की तीनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को ही वोट देकर जिताएगी, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह फौजी का कहना है कि जनता 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को वोट देकर जिताने का काम करेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चुनावी गतिविधियों और राजनीतिक प्रचार में आई तेजी। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपनाए प्रचार के नए तौर तरीके। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनूठी होलोग्राम प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, नेताजी की प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को देती रहेगी प्रेरणा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 13,830 नए मामले आए सामने। कोविड वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी। और प्रदेश में ठिठुरन और कड़ाके की ठंड जारी, लेकिन मौसम में सुधार के भी मिले संकेत। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से आज से दिन में खुल सकता है मौसम। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।